हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हमारा जो कल से टॉपिक चल रहा था, कस्टमर लॉयल्टी मैनेजमेंट, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर स्टेटस, सेल ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। इसमें हमने कल सिंपल रीऑर्डर लेवल्स मेंटेन करने सीख लिए थे। सेल ऑर्डर मैनेजमेंट भी हमने देखा। परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है सेल ऑर्डर मैनेजमेंट के तरीके से। उसके बाद हमने रीऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट देखे। रीऑर्डर स्टेटस रिपोर्ट हमें ये बताता है कि हमारे पास क्या चीज की कमी है और हमें क्या मंगा लेना चाहिए। अगर कल जब ऐसे हम बात कर रहे थे तो वहां हम रीऑर्डर लेवल्स जो सेट कर रहे हैं वो मैनुअली सेट कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि हम टैली की मदद मांगेंगे रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए। देखिए कैसे, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ जी सर। गुड। यहाँ देखिए, जब हमने रीऑर्डर लेवल डिटेल सेट किए थे स्टॉक ग्रुप में ऑल आइटम्स में, तो इस तरीके से ये हम मैनुअली हमने डिफाइन किया था कि मुझे कितना स्टॉक चाहिए। अब देखिए वहीं पे एक बटन है ऑल्ट एस, एडवांस रीऑर्डर। एडवांस रीऑर्डर लेवल पैरामीटर क्या कहता है? एडवांस पैरामीटर फॉर रीऑर्डर लेवल कंजप्शन फॉर द लास्ट। ये आपके रियलिस्टिक डाटा के साथ जुड़े हुए आंकड़े आपको दिखा रहा है। ये आपको बोल रहा है कि या तो मेरे को 2000 पीस मिनिमम स्टॉक में रखने हैं, या फिर क्या, या फिर 1 मंथ, 1 वीक या 1 ईयर। आपने कहा 1 मंथ। क्या कि आपकी जो कंजप्शन पिछले 1 महीने में हुई है, जो आपकी कंजप्शन पिछले 1 महीने में हुई है। अब वो देखो, आइटम टू आइटम आपकी कैलकुलेशन पैरामीटर चेंज हो सकते हैं। ये एक की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं फ्री हूँ कुछ भी लिखने के लिए, मैंने 6 लिख दिया। पिछले 6 दिन, 6 महीने, 6 हफ्ते, 6 साल, मैं किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूं कि पिछले 6 हफ्तों में जो भी माल बिका है इस पर्टिकुलर कोलगेट वेद शक्ति 100 ग्राम आइटम का, ठीक है। अब रीऑर्डर लेवल क्या ट्रीट होगा उसका? या तो मेरे पास कम से कम 2000 पीस होने चाहिए, या फिर मेरे पिछले 6 हफ्तों की कंजप्शन, मेरे पिछले 6 हफ्तों में कितना माल कंज्यूम हुआ वो सेल से उठाएगा ये। आप ये क्राइटेरिया हर आइटम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ब्रेड का पैकेट होता, तो ब्रेड के पैकेट की कंजप्शन डेली बेसिस पे चेक करूंगा, उसमें मंथली का कोई तुक नहीं बनता है कि डेली मेरे कितने ब्रेड के पैकेट बिक रहे हैं। मुझे उस हिसाब से अपना प्लान करना है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देख लेता हूँ कि 7 दिनों में हमने कितना ब्रेड बेचा, तो वहां पे हम वीक्स की जगह डेज भी ले सकते हैं। जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं उसको डेज के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। जैसे जैसे वो स्लो मूविंग आइटम हो जाएगी उसी हिसाब से हम उसकी इन्वेंटरी रखेंगे। हम ये देखेंगे कि यार कुछ आइटम जो बहुत कम बिकती है, हम ये कहेंगे पिछले 1 साल की उसकी सेल उठा ले भाई। पिछले 1 साल में अगर वो 2-3 पीस ही बिके हैं तो फिर हमें उसका रीऑर्डर लेवल बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। ये आइटम टू आइटम वेरी करेगा और ये रियलिस्टिक फिगर्स उठा के लाएगा। अब देखिए, कोलगेट वेद शक्ति में हमने कहा 2000 या फिर पिछले 1 महीने की सेल, इन दोनों में से जो भी हायर हो, जो भी हायर हो, जो भी ज्यादा हो, उतना रीऑर्डर लेवल मान के चलना है। मैं इसको सेव कर रहा हूं, एक ही आइटम के लिए हम स्टडी करते हैं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री रीऑर्डर, ये देखिएगा, ये यहाँ पे अभी जो रीऑर्डर 2000 पीस के हिसाब से ले रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी आइटम की सेल देखें पिछले महीने में कितनी हुई है, स्टॉक समरी, कोलगेट, ये आ गया। ये देखो पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड क्या कह रहा है, 279 पीसेस बिके हैं,
ठीक है, 279 पीसेस बिके ऐसे हो। हम इसके रीऑर्डर लेवल को प्रैक्टिकल बनाते हैं और फिर हम कंपेयर करके देखते हैं कि रिपोर्ट पे इसका क्या फर्क पड़ता है। ये हमने रीऑर्डर लेवल को 200 पीस कर दिया 2000 से, या एक महीने की सेल। अब देखते हैं हमारी रिपोर्ट क्या कहती है। एक मिनट। डेट का इशू सर 200, क्योंकि वो आपने भी हो सकता है। और अभी क्या है कि रीऑर्डर लेवल अपना 200 पीस है ना, तो वो शॉर्टफॉल तो अभी आया नहीं है ना। शॉर्टफॉल आएगा तभी वो रीऑर्डर में जाएगा जी। आपकी बात ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन भी सही है कि हम 2 नवंबर को रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। तो नवंबर में भी आ गई सेल हमारे पास। ये रीऑर्डर लेवल सेट है वहां पे हमारा 200 पीस। अभी इसने 1 मंथ की सेल के हिसाब से उठा लिया 250 पीस। तो मेरे को पिछले महीने के हिसाब से स्टॉक मेंटेन करना है भाई, ठीक है। अगर ये सिंपल रीऑर्डर लेवल पे चल रही होती तो सिंपल रीऑर्डर लेवल तो हमारा 200 पीस सेट था। ये देखो, बात को पकड़ पाए आप कि नहीं पकड़ पाए, और एक्सप्लेन करूं? जी सर। बंसल जी ओके है सर। ये है कंजप्शन बेस्ड अपने डाटा से रिलेटेड कैलकुलेशन। कहीं हमारे से गलती ना हो जाए कैलकुलेट करते समय। हम अपनी जो इन्वेंट्री है उसको किस हिसाब से ट्रैक कर रहे हैं। देखो, एक बारी की मत्थापच्ची होगी। कुछ चीजों के अंदर हो सकता है कि आपको सेल से कोई लेना देना ना हो ना, भाई मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, तो वहां पे आप उस आइटम के लिए एडवांस पैरामीटर में ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो जो आपने मैनुअल दिया होगा उसकी रिस्पेक्ट करेगा। और जहां पे आपने ये एडवांस पैरामीटर डिफाइन कर दिए होंगे वहां पर वो उसी हिसाब से उसको हैंडल करने वाला है, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी है मिनिमम स्टॉक मेरे पास कितना होना चाहिए, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है कि मैं ऑर्डर कितने का प्लेस करूं कम से कम, ठीक है। तो ये आपका डेटा का एनालिसिस करके ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करेगा। ये जो भी काम हम कर रहे हैं इसको आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हो। स्टैटिस्टिक्स क्या है? आंकड़ों के साथ मतलब निकालना चीजों का, ठीक है। 12वीं में सबसे बोरिंग चैप्टर लगता था हमारे को। उस समय हमें लगता था कि ये वाला चैप्टर यार क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारे को कहाँ काम आएगा। अब वास्तव में अगर आप देखो चीजों को तो स्टैटिस्टिक्स ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कोविड टाइम के अंदर तो इसकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी कि आंकड़ों के साथ कैसे आपके डिसीजन प्रभावित होते हैं। ये सरकार डेली आंकड़े इकट्ठे कर रही है
उसी से ही निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि हमारा जो एक्शन है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो हिस्टोरिक एंट्रीज हैं टैली के अंदर, हमारा पिछला बिजनेस क्या हमें निष्कर्ष निकालने में हेल्प कर रहा है, उस डाटा की मदद से हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा अननेसेसरी जो इन्वेंट्री मार्केट में, मतलब अननेसेसरी हमारे पास पड़ा रहता है, कई बार हम मार्केट की डिमांड पूरी नहीं कर पाते और कई बार ऐसा होता है कि गोडाउन में एक्सेस स्टॉक पड़ा रह जाता है। तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये टूल्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, इस पे और कुछ पूछना है किसी को? क्लियर नो है सर। गुप्ता जी? हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। हरीश जी? हाँ जी सर, क्लियर है जी। बहुत अच्छे। चलिए, ये था हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल का पार्ट। हमने स्टार्टिंग में क्रेडिट कंट्रोल अपने अकाउंट्स पे पकड़ बनाने की बात की थी, फिर हमने बात की अपने स्टॉक को कैसे काबू में रखा जाए, और उसके तहत हमने बहुत सारे फीचर्स समझे। अब हम अपने इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए है वो है सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग यूजिंग वाउचर क्लासेस एंड प्राइस लिस्ट। आप सभी लोग बहुत सालों से टैली में इनवॉइसेस बना रहे हो। अब उस इनवॉइसिंग में आप लोग वाउचर क्लासेस का यूज कर भी रहे होगे और हो सकता है कोई ना भी कर रहा हो। प्राइस लिस्ट टैली का फीचर है, प्राइस लिस्ट, उसको भी हो सकता है आप लोग यूज कर रहे हो। कौन कौन यूज कर रहा है क्लासेस एंड प्राइस लिस्ट? क्लास यूज कर रहे हैं सर, प्राइस लिस्ट नहीं कर रहे। क्लास यूज कर रहे हैं, ओके। और कोई? अमन? सर क्लास यूज होती है सर, प्राइस तो नहीं होते। प्राइस लिस्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं सर। हरीश जी? नहीं सर, दोनों चीज यूज होती है सर। दोनों चीजें नहीं कर रहे हैं। और नवीन जी? नवीन जी? या हमारे अकाउंटेंट करते हैं सारा काम, हम तो बस बैठ के देखते हैं। हम सिर्फ देखते हैं। हाँ। वेरी गुड, हाँ। बहुत अच्छे। तो आज मैं जो आपको चीजें दिखाने वाला हूँ वो काम भले ही वो कर रहे हो, बट हमें करवाना कैसे है हाँ, वो करवाना हम कैसे? डिसाइड करेंगे आज। ठीक है, बिल्कुल। तो सिंप्लीफाइड इनवॉइसिंग यूजिंग वाउचर क्लास। इनवॉइसिंग सिनेरियो 1, हमें सिंगल टैक्स रेट की और मल्टीपल टैक्स रेट की इनवॉइसेस बनानी होती है। एक ही बिल के अंदर हो सकता है हम एक टैक्स रेट के आइटम बेच रहे हो और हो सकता है अलग अलग टैक्स रेट के आइटम भी बेच रहे हो जाता है ऐसा, कोई 5 किया कोई 12 किया, एक ही बिल में काट दिया। सप्लाई ऑफ आइटम्स हैविंग टैक्स रेट्स अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे टैक्स की परसेंटेज आइटम को देख के नहीं लगती, आइटम की कीमत को देख के लगती है। जैसे कि जूते में, अगर आपका जूता 500 रुपए से कम है तो वो टैक्स फ्री है, 500 रुपए से ऊपर है तो 5% टैक्स है, 1000 रुपए से ऊपर का जूता है तो 12% टैक्स लगेगा। ऐसा ही रेडीमेड गारमेंट्स में भी है। गारमेंट्स में वैसे 5% टैक्स है, बट 1000 रुपए से ऊपर जाते ही वो 12% टैक्स स्लैब में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम सर्विस कैटेगरी की बात करें तो होटल इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा कि एक रात के लिए कमरे की कीमत 300 रुपए भी हो सकती है, लॉज में लेते हैं तो। और वहीं पे अगर हम 5 स्टार में जा रहे हैं तो 15,000 20,000 रुपए तक किराया है एक रात के लिए। तो उनके ऊपर जीएसटी के टैक्स स्लैब भी अलग अलग है। जीएसटी टैक्स स्लैब हायर रेट्स के साथ हायर परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाता है। नील रेटेड आइटम्स की सप्लाई, नील रेटेड जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 0% टैक्स के आइटम्स हैं। इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट इनवॉइसिंग, इन दोनों में कैसे आपको ध्यान रखना होता है कि एक ही राज्य में हो और अलग अलग राज्य में बिल हो तो हमें उसके ऊपर जो टैक्सेस के लेजर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर हमारे बिल के अंदर हम भाड़ा भी जोड़ के भेज रहे हैं तो उसको कंपोजिट सप्लाई कहा जाता है। ठीक है,
भाड़ा भी उसी के अंदर जोड़ के हम बेचते हैं, तो भाड़े के ऊपर भी टैक्स लगेगा। सर्विस इनवॉइस, हमने किसी का कोई काम किया, सिर्फ सर्विसेज दी, उसका इनवॉइस कैसे बनाते हैं। मिक्स सप्लाई, मिक्स सप्लाई के केसेस होते हैं कि जब आपने अलग अलग आइटमें खरीद के एक बंडल बना दिया। दिवाली के दिनों में आप देखते हो कि गिफ्ट पैक हैम्पर बहुत सारे चलते हैं, वो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स भी मिलते हैं, और कई बार हम अपनी तरफ से 5 फ्रूटी 2 कुरकुरे के पैकेट और इस टाइप से मिक्स करके एक बंडल बना लेते हैं। हर एक आइटम का टैक्स परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, तो उस केस को मिक्स सप्लाई कहा जाता है। उसमें रूल ये है कि आप जो बंडल बनाओगे उस बंडल के ऊपर वो टैक्स रेट लगेगा जो हाईएस्ट स्लैब की आइटम उस बंडल के अंदर होगी। मान लो हाईएस्ट टैक्स रेट आइटम 12% वाली है, तो भले ही उसमें 5% की आइटम हो बंडल में, बट टोटल बंडल के रेट के ऊपर 12% टैक्स लगेगा जो हाईएस्ट स्लैब है उस बंडल के अंदर डाली गई आइटम्स का। सप्लाई टू SEZ, SEZ होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं SEZ, आपके स्टेट्स के अंदर ही एक ऐसी टेरिटरी होती है, जैसे कि आप इंडस्ट्रियल एरिया कह देते हो ना, जैसे या यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है, इसी टाइप से एक SEZ एरिया बना दिया जाता है। SEZ के अंदर बिजनेस करने वाले लोगों को, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसके अंदर लगा लेते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो आउट ऑफ इंडिया हो। उनको स्पेशल छूट दी जाती है, IGST को रिलेटेड उनको छूट दी जाती है। अगर आपका कस्टमर SEZ के अंदर है और भले ही वो हरियाणा के अंदर ही हो, तो भी आपको IGST बिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की बिलिंग्स आप कैसे करेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट होता है कि अगर आप किसी एक्सपोर्टर को माल बेच रहे हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं आपके बिजनेस से। मे बी कि आप सब लोगों को ये लग रहा हो कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं है, हमारे साथ ऐसी बात क्यों की जा रही है, बट बाकी जो टॉपिक हमने ऊपर कवर किए हैं वो सभी को जरूर टच करते होंगे। इनवॉइसिंग सिनेरियो 2, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। कई बारी हमें जरूरत होती है कि हम 10 आइटम के साथ एक आइटम फ्री दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअली तो हमारे से 11 आइटमें जाएंगी बट बिलिंग 10 की करनी है, तो उसको टैली में कैसे हैंडल किया जाता है, उसके लिए बड़ा ही ब्यूटीफुल ऑप्शन दिया गया है, सिंगल बटन ऑपरेशन। आइटम वाइज डिस्काउंट्स, आप चाहते हो जो बिलिंग हो रही है पहली आइटम पे 5% छूट दे दो, दूसरी आइटम पे 2% दे दो, तीसरी आइटम पे 20% दे दो, तो ये भी आइटम वाइज परसेंटेज डिस्काउंट दी जा सकती है। ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। बिलिंग ऑफ आइटम्स हैविंग मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही। हमने मल्टीपल यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट और बेसिक यूनिट, प्राइमरी यूनिट्स यूज किए थे, और उसके साथ कंपाउंड यूनिट भी यूज करते हुए हम बिलिंग करके देख चुके हैं। एक ही आइटम के जब मल्टीपल यूनिट्स होते हैं तो उसकी हैंडलिंग कैसे करता है टैली। इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, एंट्री करते समय जो चीजें दिख रही हैं जरूरी नहीं है कि सारी मैं उसका प्रिंट भी करना चाहूँ। कई बार हम बैच वाइज डिटेल्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी की डेट्स हैं, वो हम देखना तो चाहते हैं, वो ऑप्शंस हमने सिर्फ अपने ट्रैकिंग के लिए ऑन किए हुए हैं, बट हम नहीं चाहते कि वो ऑप्शंस इनवॉइस के प्रिंटिंग में भी आए। तो उसको कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, प्रिंटिंग इनवॉइस की हाइट कम ज्यादा कैसे की जा सकती है, अपना लोगो कैसे ऐड करते हैं, टर्म्स कंडीशन ऐड कैसे करते हैं, आइटम का नाम जो आप प्रिंट करना चाह रहे हो उसके साथ उसके बगल में डिस्क्रिप्शन भी छपना चाहिए, ये हर आइटम के लिए हम कंपल्सरी करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा। मल्टीपल पेज इनवॉइसेस, अगर आपका बिल लंबा है, आपकी 100 आइटम है एक बिल में, तो नेचुरली बिल ज्यादा पेजेस पे जाएगा, तो वो पेजेस ज्यादा कैसे आपके यूज होंगे, दूसरे पेज पे क्या क्या इंफॉर्मेशन छपनी चाहिए, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मल्टीपल प्राइस लिस्ट और डिस्काउंट लेवल, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग रेट पे माल देना चाहते हैं, हमने कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स बना रखी है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, उन सबके लिए हम अलग अलग रेट लिस्ट रखना चाहते हैं। कई बार जैसे हम मैन्युफैक्चरर है तो हमने आगे अपना चैनल बनाया होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, उसके अलावा C&F, रिटेलर, एंड यूजर सेल, तो ये कई टाइप की हमारे को रेट लिस्ट बनानी पड़ सकती है, और सबके लिए अलग अलग डिस्काउंट परसेंटेजेस भी हो सकते हैं, वो कैसे हैंडल होता है। वाउचर क्लास फॉर फास्टर डाटा एंट्री और कस्टमाइज इनवॉइस नंबरिंग, आपके जो इनवॉइस के नंबर है वो कस्टमाइज हो जाए आपके हिसाब से,
अगर वो बंसल एग्रीकल्चर स्टोर है तो BAS/2122 फिर बिल नंबर लिखा आना चाहिए। तो वो कैसे सेट किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। यूजिंग इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट ऑप्शन व्हाइल इनवॉइसिंग, बिलिंग करते समय हमें जरूरत होती है कि यार मेरे को इस आइटम का ना बिना टैक्स वाला रेट नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि आइटम 150 रुपए की बेचनी है। अगर उसकी आइटम की परसेंटेज क्या है, कहते हैं जी परसेंटेज 28% है। अब दूसरी एक और आइटम है, उसका भी रेट MRP 150 रुपए है, बट उसका जो टैक्स परसेंटेज है वो 5% है। तो यार मैं तो परेशान हो जाऊंगा इसका रेट कैलकुलेट करते करते। मुझे तो ऐसी ऑप्शन दे दो कि मैं टैली को बताऊं कि 150 रुपए की बेचनी है, वो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स निकाल के और उसको 150 में बेच दे। तो ये सारे ऑप्शंस एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और इसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। पहले इनवॉइसिंग विदाउट क्लास और फिर विद क्लास हम करेंगे। उसके साथ साथ हम रेट लिस्ट भी सेट करनी सीखेंगे। सिंपल इनवॉइसिंग तो आप करते रहे हैं, अब इस चीज को मैं थोड़ा फास्ट मोड में चलाऊंगा क्योंकि इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि ये क्लास हम आज ही कवर कर दें सारे। ये देखिए, ये कस्टमर को आपने बिल काटा, इसमें आपने आइटम बताई मैगी, मैगी की परसेंटेज देख लीजिए, मैगी की परसेंटेज है आपकी डिफाइन नहीं कर रखी, कोई बात, इसको हम टैक्सेबल 5% में डाल देते। कि मैगी हमने बेचा इस गोदाम से 15 पीस 10 रुपए में, 150 रुपए के हिसाब से हमने इसको बेच दिया। अब इसके ऊपर जब CGST और SGST लगाना पड़ता है तो ये हमें मैनुअली याद रखना पड़ता है। हमें लेजर्स मैनुअली सिलेक्ट कर रहे हैं। ये है डाटा एंट्री विदाउट क्लास। ये हमने सिंगल टैक्स रेट की आइटम बेच दी, एक ही आइटम। अब हम दूसरी सेल करके देखते हैं, इसमें हम अलग अलग टैक्स रेट की आइटम जोड़ेंगे। मैगी, मैगी हमने फिर से बेच दिया 5 पीस 10 रुपए के भाव में। ये देखिए, अब इसके साथ हम एक 12% वाली आइटम बेच देते हैं। 12% वाली आइटम में हमने 10 पीस बेच दी, 100 रुपए की आइटम है। ये मल्टीपल टैक्स रेट हो गया। ऐसे ही कितने ही टैक्स रेट हो सकते हैं, CGST, SGST, और इसके बाद राउंड ऑफ। ये देखिए मुझे मैनुअली सिलेक्ट करने पड़ रहे हैं। ये 1173 रुपए हो गया। अब इसके अंदर टैक्स एक आइटम पे 5% था, दूसरी पे 12% था। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सब कुछ इसने ठीक कैलकुलेट किया है? उसके लिए आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, Alt A। Alt A का मतलब है टैक्स एनालिसिस। Alt A करके इसको आप डिटेल्ड करेंगे तो आपको ये शो कर देगा कि हमने टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया है। वो बोल रहा है कि पहले हमने 50 रुपए के ऊपर 5% टैक्स लगाया है, उसके बाद अगले 1000 रुपए के ऊपर 12% टैक्स लगा है। टोटल टैक्स बन गया 122 रुपए 50 पैसे। और 122 रुपए 50 पैसे में से आधा CGST है और आधा SGST है। ठीक है, ये हमने मल्टीपल टैक्स रेट को हैंडल किया। सिंगल टैक्स रेट, मल्टीपल टैक्स रेट। इसके अलावा नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई में कैसे आपकी आइटम जो जिसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, ये व्हीट फ्लोर था, ये तो टैक्सेबल है। अगर हम व्हीट बेचते हैं, गेहूं या किसी भी प्रकार का अनाज बेचते हैं, दूध बेचते हैं, तो ये सब नील रेटेड सप्लाईज में आते हैं। ये देखिए, व्हीट जो है किलोग्राम्स में बिकेगा। इसको आपको यहाँ पे जाके बताना पड़ेगा कि नील रेटेड आइटम है। नील रेटेड आइटम में आपने जाके बताया कि मैंने इसके 100 किलो बेच दिए, 20 रुपए किलो का अनाज है ये। जब आप इसमें CGST SGST लगाने की कोशिश करेंगे, ये कैलकुलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये एग्जम्प्टेड नील रेटेड आइटम है। इसमें अगर आप लेके एंटर भी कर दोगे तो भी ये बाद में इसको गायब करने वाला। ये देखिए, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू नहीं थी तो वो गायब कर दिया उसने IGST का लेजर। इस तरीके से आप मल्टीपल टैक्स रेट और नील रेटेड इनवॉइसेस को आपने हैंडल किया। ठीक है, ये तो अभी हम लोकल सेल्स कर रहे थे। अगर हम बाहर सेल करेंगे तो क्या होगा?
राय ट्रेडर्स दिल्ली, ये एक हमारा डेटर है, ये हमारे से माल लेके जाता है। तो यहाँ इसकी स्टेट डिफाइन कर लीजिएगा। टैली को ये समझ में नहीं आता कि उसके नाम में दिल्ली लिख तो दिया था, दिल्ली उसके नाम में नहीं स्टेट में चाहिए हमारे को, तब टैली उसको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन डील करेगी। ये रेगुलर में आप इसका जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा। ये लीजिए, वही मैगी जो हम लोकल बंदे को बेच रहे थे, ये देखिए इसी बैच का माल पड़ा है मेरे पास, इसको भी 10 पीस बेच दिए मैंने, 10 रुपए का माल है, ये 100 रुपए की बिलिंग होगी मेरी इसको। अब इसके ऊपर अगर मैं सीजीएसटी लगाता हूं तो ये देखिए टैली की पावर है, ये टैली का फीचर है। अगर आपकी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, पार्टी इंटरस्टेट है, तो वो आपको गलती से भी सीजीएसटी कैलकुलेट करके नहीं देगा। एसजीएसटी डालिए नहीं देगा, बट जैसे ही आप आईजीएसटी डालेंगे वो कैलकुलेशन आपके सामने ले आएगा। ऐसा ही अगर आपकी लोकल ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें आप गलती से आईजीएसटी लेजर सिलेक्ट कर लेते हो तो वहां भी कैलकुलेशन नहीं आएगी ऑटोमेटिक। ये एक तरीके से आपको सही डाटा एंट्री करने के लिए फोर्स करता है टैली। यानी इसमें टैक्स रेट नहीं आ रहा कैलकुलेट होके तो शायद आप कहीं गलती कर रहे हैं, आपको सोचने का मौका देता है, राइट। ये आ गई हमारी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर भी यदि आप नील रेटेड आइटम बेचोगे, मान लीजिए मैं इसको गेहूं बेच रहा हूँ, ये लीजिए वीट, ये आया मेरे से लेके गया, मुझे 1000 किलो गेहूं चाहिए, कोई बात नहीं, हमने 1000 किलो गेहूं दे दिया इसको, 20 रुपए हमारा रेट है, उसने दिया, और ये आईजीएसटी लगा रहे हैं नहीं लग रहा है क्योंकि ये भी नील रेटेड है। तो इस तरीके से हमने लोकल भी सेल करके देख लिया और बाहर भी सेल करके देख लिया। हमने सिंगल टैक्स रेट भी बेचा, मल्टीपल टैक्स रेट भी बेचा, और उसके साथ साथ हमने नील रेटेड इनवॉइसेस भी डाल के देख लिए। ठीक है, विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, सिंगल टैक्स रेट, मल्टीपल टैक्स रेट। इसके अलावा क्या, चलिए हमारी प्रेजेंटेशन से पूछते हैं हमने और क्या क्या बोला था। ये देखिए, अब वो वाले आइटमों की सेलिंग जो कि उनका टैक्स रेट उनकी वैल्यू से डिसाइड होता है, उसको कैसे करेंगे हम। उसके लिए हमें आइटम बनानी पड़ेगी वैसी, स्टॉक आइटम, शूज पीसेस में या पेयर्स में बिकता है, इसको हम पेयर्स के नाम से नया बना लेते हैं, पीआरएस, पेयर। यहां जब आप उसका डिफाइन करने के लिए आएंगे, ये देखिए HSN सिर्फ फिक्स रहेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में आप ओन वैल्यू पे चले जाते हो हमेशा हर आइटम के लिए। अगर आपको आइटम के रेट के हिसाब से टैक्स लगाना है तो ओन आइटम रेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहां जाके आपको उसको बताना पड़ेगा कि 0 से लेके कब तक, 0 से 500 तक वो आइटम नील रेटेड है, 500 से 1000 तक उस आइटम के ऊपर 5% टैक्स लगता है, और 1000 रुपए से ऊपर यदि वो हो जाएगी तो 12% टैक्स लगेगा। ये देखिए, हमने जो यहाँ पे आइटम रेट पे डिफाइन किया तो हमने स्लैब्स बता दिए। ठीक है, 500 तक कोई टैक्स नहीं, 500 से 1000 रुपए तक 5%, और 1000 से ऊपर 12%। ये देखिए, अब इसकी मीटिंग देखते हैं आप। ये बंसल एग्रीकल्चर वाले हमारे से जूता खरीद के गए, इनको हमने 10 जोड़ी जूते बेचे और जूते का रेट हमने रखा 499 रुपए। इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ तक कि मैं अगर आईजीएसटी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी नहीं कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि कीमत 500 रुपए से कम है। ठीक है, ये हमारे से 499 वाले जूते लेके गए। ये गुप्ता वाले आए हमारे पास, हमने इनको भी शूज बेचे। इस शूज के अंदर हमने क्या किया, इन्होंने भी 10 जोड़ी मांगी, मगर इनकी जोड़ी 575 रुपए की थी। सीजीएसटी एसजीएसटी, ये देखिए यहाँ पे ऑल्ट ए करके देखिए और डिटेल्ड कीजिए, पता लगेगा 5% टैक्स कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, ये देखिए, इसको राउंड ऑफ भी करना है, राउंड ऑफ कर दीजिए।
अब इसी कड़ी में अब हरियाणा शुगर हमारे से जूता लेने आते हैं, तो हमने इनको शूज बेचा और उसकी कीमत है 1100 रुपए। इनको 1100 वाला जूता पसंद आया, इसके ऊपर CGST SGST और यहाँ पे ऑल्ट ए करके देखिए, डिटेल्ड कीजिए, पता लगेगा 12% टैक्स कैलकुलेट हुआ है। एक सिंगल स्टॉक आइटम है, उस सिंगल स्टॉक आइटम के ऊपर 3 अलग अलग टाइप के टैक्स स्लैब हमने डिफाइन किए थे उसकी कीमत के हिसाब से। तो ये जो काम है आपको गारमेंट्स में, शूज में या रूम रेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें से किसी भी चीज की डीलिंग कर रहे हो, यहाँ तक कि हो सकता है कि आपकी परचेजेज आ रही हो, तो उसमें भी इस टाइप की बिलिंग आ सकती है आपके पास। ये हमने देखा कि एक ही आइटम को डिफरेंट टैक्स रेट के साथ हम कैसे हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। इनवॉइसिंग विद फ्रेट चार्जेस, अगर हम अपने बिल के अंदर भाड़ा लगा के भेज रहे हैं, ये हरियाणा शुगर वालों ने हमारे से शुगर खरीदी, शुगर जो है ये किलोग्राम्स में और बैग्स में जाती है। एक बैग इज इक्वल टू 50 kg ले लेता हूं मैं एक बार, और इसके ऊपर इन्होंने कहा कि हमारी शुगर 5% आइटम है। ये देखिए, ये 36,000 रुपए CGST SGST। यहाँ टैक्स देखिए, ऑल्ट F1 5% टैक्स लगा है। अब क्या होगा अगर वो हमें बोल देते हैं कि भाई साहब ये जो 20 बैग हैं आप ऑटो में लोड करके भेज दो, तो मुझे इसमें फ्रेट लगानी पड़ेगी। फ्रेट चार्जेस कौन से वाले, जो मैं इनवॉइस में जोड़ रहा हूं, इसको इस तरीके से बना लीजिए। ये आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी आप अकाउंटिंग करना चाहें अपने हिसाब से कर लीजिए। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम कंपोजिट सप्लाई करते हैं, कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्योंकि हम अलग से तो भाड़े की सर्विसेज देते नहीं है, वो रूटीन में हमारी सप्लाई नहीं है, हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर रहे हैं फ्रेट की। अगर हम ट्रांसपोर्ट का काम करते होते तो हमारा टैक्स परसेंटेज फ्रेट के हिसाब से डिसाइड होता, मगर क्योंकि हम ये एक कंपोजिट सप्लाई दे रहे हैं, अपनी मेन सप्लाई के साथ उसको देना हमारी मजबूरी है। जैसे सीसीटीवी कैमरा बेच रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन करके देना हमारे को सर्विस चार्जेस उसके अंदर जोड़ने पड़ते हैं, तो उस केस में सर्विस के 18% नहीं लगेंगे। कैसे हैंडल करेंगे वो देखिए। अगर इसकी अपनी फ्रेट की परसेंटेज होती तो हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल करके वो करते, बट इस केस में आपको नोट एप्लीकेबल रखना है। और इंक्लूड इन टैक्सेबल वैल्यू, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू, आपको अपनी टैक्सेबल वैल्यू में ऐड करानी है इसकी वैल्यू। कैसे, गुड्स की वैल्यू में, बेस्ड ऑन वैल्यू। ये लेजर बनाते समय ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारी गेम इसी लेजर की। आपने इस तरीके से कहा कि मेरा इस आइटम के ऊपर 200 रुपए भाड़ा उसने ले लिया, उसके बाद आप टैक्स लगाएंगे, तो अब देखिए आपका टैक्स जो है वो बढ़ गया। पहले 900 रुपए लग रहा था, अब 200 के ऊपर भी टैक्स लगने लगा। मैं इसको टैक्स एनालिसिस में दिखा देता हूँ टैरी कैसे हैंडल करता है। ये देखिए, अब जो टैक्स लग रहा है वो 36,200 पे लग रहा है, और टैक्स के ऊपर परसेंटेज क्या लग रही है, 5%। क्यों, क्योंकि आइटम 5% की थी। अब क्या होता अगर इसी बिल के अंदर इनको शुगर के साथ मुझे कुछ और भी बेचना पड़ जाता। ये देखिए, मैंने इनको आइटम 12% भी बेच दी इसी के अंदर, तो आइटम यहाँ देखिए हमने 100 पीस ये भी बेच दिया इनको, 100 रुपए का है, 10,000 रुपए। अब देखिए 300 रुपए। अब देखिए ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई कैलकुलेशन, कैसे की है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टैक्स एनालिसिस कीजिए और इसको डिटेल्ड कर लीजिए। अब इसको समझने में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हमारा टोटल भाड़ा कितना है, 300 रुपए। 300 रुपए भाड़े को हमने वैल्यू के साथ जोड़ा था, कि उस बिल की वैल्यू के हिसाब से जोड़ो। बिल की वैल्यू क्या है, बिल में माल कितने का है, 46,000 रुपए का। ठीक है, तो आप देखो फ्रेट चार्जेस किस तरीके से इन्होंने
दोनों आइटम के ऊपर बांट दिए उनकी कीमत के हिसाब से। अगर 46,000 के ऊपर भाड़ा 300 रुपए है तो 36,000 पे कितना होगा, ये कैलकुलेशन आई है 234.78 रुपए। अगर 46,000 पे भाड़ा 300 रुपए है तो 10,000 पे भाड़ा आएगा 65.22 रुपए। उस भाड़े को दोनों आइटमों में अलग अलग बांट दिया और फिर उस उतनी वैल्यू को उसकी बेसिक वैल्यू में जोड़ के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। ऊपर वाली आइटम 5% की थी तो वो वैल्यू कैलकुलेट करके 5% टैक्स जुड़ेगा उसमें, और जो 65 रुपए हैं 10,000 में जुड़ के उसके ऊपर 12% टैक्स लगेगा। इस टाइप की ट्रांजेक्शन को कहा जाता है कंपोजिट सप्लाई। ये जीएसटी के रूल के हिसाब से आपको ऐसी अकाउंटिंग करनी चाहिए, मगर ज्यादातर लोगों को मैंने नोटिस किया है कि वो अगर बिल में भाड़ा लगाते भी हैं तो वो भाड़े के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं। वो गलत प्रैक्टिस है, कभी भी आपको इस मामले में अटकाया जा सकता है। तो आपको रूटीन में इस टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर मेरी तो बिलिंग नील रेटेड होती है सारी। हाँ, मतलब सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप अपने भाड़े की बिलिंग करो ही मत, तो भाड़े की भाड़ा बिलिंग ट्रांसपोर्टर को करने दो। मेरे 90% बिल्स में भाड़ा साथ में लग के जाता है जी। 90% बिल में भाड़ा लग के जाता है तो भाड़े के ऊपर टैक्स लेना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो टैक्स हम आइटम पे ही नहीं ले रहे, भाड़े का टैक्स कहाँ से लेंगे? भाड़े का टैक्स पार्टी देगी क्योंकि उसको इनपुट मिलने वाला है, उसका भी टैक्स उसका खर्चा नहीं है। जैसे उसको गुड्स का इनपुट मिलेगा वैसे ही भाड़े के ऊपर दिए गए टैक्स का इनपुट क्लेम कर सकता है वो। नहीं भाड़ा मेरे में क्या है कि मान लो 10,000 रुपए का बिल है, उस पे 1,000 रुपए भाड़ा है हमारा, तो जो डीलिंग होती है वो पहुंच की होती है। मैं उसमें से अगर 1,000 रुपए भाड़ा उससे दिलवा रहा हूँ तो वो भाड़ा उसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं। भाड़ा उससे आप मतलब भाड़ा कौन ले रहा है? ट्रांसपोर्टर बिल्टी किसको दे रहा है? आपको दे रहा है, उसको दे रहा है? ट्रांसपोर्टर तो जैसे लोकल व्हीकल्स हैं जी, ऑटो हो गया अपना, ये कोई छोटा हाथी है, पिकअप है। अच्छा, उसके ऊपर तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगता है। हाँ तो जी, आप उसको बोलो कि अलग से पे करे, वो अपने बिल में ऐड मत करो उसको। अगर आप बिल में ऐड करोगे तो बिल के अंदर जितनी भी आइटम भाड़ा एक हिसाब से पे तो मुझे करना होता है। उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा जी। ये अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करना। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे पास एक स्पेशल चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसको ट्रांसपोर्ट के सारे रूल्स का बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है, बहुत नाइस पर्सन है। मैं आपको उनका नंबर दूंगा, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। जी ठीक है, मतलब गलत ना करें, कल को जाके अपने को बाद की पेनल्टियां हो। अभी तो फिर भी भाड़े पे जो टैक्स है वो हमारी पार्टी हमें दे देगी, बाद में अगर देना पड़ा तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो पेनल्टी के तौर पे ही जाएगा टैक्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। और इसके सर साथ एक चीज सर, अभी जैसे आपने तो अलग अलग पे तो अलग अलग कर लिया, तो जैसे हमारे पास पार्टियों का माल आता है तो वो जैसे 12, 5, 18 है तो 18% लगा के देती है टैक्स। टैक्स 18 लगा रहे हैं तो भी गलत है। अगर एक बिल के अंदर 5, 12, 18 तीनों आइटमें हैं तो उन तीनों की वैल्यू के हिसाब से वो भाड़ा तीनों में बटेगा। जितनी वैल्यू 5 वाले की है उतने वैल्यू फ्रेट के ऊपर भी 5% लगेगा, जितनी वैल्यू 12 की है उतनी वैल्यू फ्रेट के ऊपर भी 12% लगेगा। वो हाईएस्ट स्लैब नहीं लगा सकता उसके ऊपर। ओके सर। देखो यहाँ पे दो रूल हैं, एक है कंपोजिट सप्लाई, एक है मिक्स सप्लाई। ये कंपोजिट सप्लाई का रूल है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो कंपोजिट सप्लाई के अंदर इस तरीके से हैंडलिंग होनी है उसकी। अब यहाँ पे क्या होता, अगर मैं डिस्काउंट भी दे देता, डिस्काउंट ऑन सेल्स, डिस्काउंट के लिए आपको माइनस का साइन खुद लगाना पड़ता है। देखो ये दो जगह पे रुकता है। डिस्काउंट ऑन सेल लेजर मैंने दिया, ये मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर रखे हैं, इसके ऊपर हमने जीएसटी नोट एप्लीकेबल किया है। इसके अंदर इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू, इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे हमने अभी फ्रेट चार्जेस को किया। इस लेजर को भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए। और यहाँ पे जो रुकता है रेट के ऊपर, ये आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में देना है, टोटल बिल की वैल्यू हो चुकी है 46,300 रुपए, आपने कहा -1%, ये 46,300। अब इसने डिस्काउंट दिया है 1% का 46,000 के ऊपर। अब आपको डिस्काउंट बेसिक वैल्यू पे चाहिए था या फ्रेट पे भी चाहिए था? फ्रेट पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट हमेशा गुड्स की वैल्यू पे होगा। अगर आप यहाँ पे डालते हो तो वो परसेंटेज होती है। आपने 10 डाल दिया तो वो 10% ऐड हो गया। अगर आपने -10 कर दिया
तो -10% हो गया। यहां से इसको छोड़ो, डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। हाँ जी, इसको 500 रुपए की छूट दे दो भाई। 46,000 रुपए के ऊपर 300 रुपए भाड़ा, 46,300 और 500 रुपए डिस्काउंट। ठीक है, समझ गए आप? हाँ जी सर। अब इसके ऊपर टैक्सेस लगाइए। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है। ऑल टे कर रहा हूं, यहां देखिएगा, जो हमारी डिस्काउंट है वो भी दोनों की वैल्यू में बटी। 36,000 में से 391 रुपए डिस्काउंट निकली और 10,000 में से 108 रुपए डिस्काउंट निकली। ठीक है, जो 300 रुपए 500 रुपए डिस्काउंट दी गई है वो भी दोनों आइटम्स में से, एक 5% की है, एक 12 की है, दोनों में से अलग अलग घटेगी। उसको भी प्रोपोर्शनेट रेशियो के अंदर रिड्यूस किया जा रहा है। टैक्स का मामला है ना भाई, टैक्स उसी हिसाब से कम करना पड़ेगा। 5 वाला कितना कम करना है, 5 का जितना माल है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कम होगा। 12 वाला जितना माल है उसी रेशियो के अंदर डिस्काउंट कम होगा उसके बिल में से। ठीक है जी। तो सर सिंगल रेट में ही होता है आइटम, सिंगल रेट में था जिसे पहले, तो अगर हम सिंगल रेट में होता तो सिर्फ वही उसी 5% के स्लैब में से घट जाती वैल्यू। हाँ तो सर प्राइस की जो वैल्यू है, प्राइस की जो कीमत है जो आइटम की, तो उसी में हम फ्रेट को जोड़ के बिल बना दें तो सेम चीज रहेगी, कुछ डिफरेंट रहेगा उसमें? हाँ, तो भी सेम रहेगी, बट उससे क्या होगा, फ्रेट अगर आप उसके अंदर जोड़ दोगे, कल को पार्टी जब अपने बिल चेक करने बैठेगी तब वो कैलकुलेट करेगी, हरियाणा शुगर वालों ने चीनी 42 रुपए किलो दी है, पड़ोसी हमारे को 40 रुपए दे रहा है, क्योंकि वो भाड़ा बीच में नहीं जोड़ रहा। आप भाड़ा जोड़ रहे हो तो आपका महंगा दिखाई देगा उसको। किसी ना किसी दिन हमारे को हो सकता है बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ जाए इस बिल की वजह से। समझ रहे हो आप? हाँ जी, अगर आप भाड़े को उसकी कीमत के अंदर जोड़ दोगे हाँ जी, तो पार्टी कंफ्यूज हो सकती है। पार्टी कहेगी मेरे से डील तो 40 रुपए की थी, अब 42 का बिल क्यों आ गया? आपने तो भाड़ा जोड़ा है उसके अंदर, मगर वो भाड़ा अलग से दिखाओ, वो ज्यादा बेटर है, ताकि उसको पता तो लगे कि माल तो 40 का ही था, भाड़ा है 2 रुपए तो। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। तो ये आपकी सर अगर डिस्काउंट एक ही आइटम पे देना हो तो? आपने अगर डिस्काउंट एक ही आइटम पे देना है तो आप डिस्काउंट ऑन सेल्स यहाँ पे मत डालिए, क्योंकि ये तो दोनों आइटम पे जाएगा। उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है, वो अभी मैं आपको दिखाने ही वाला था जी। आपको F11 में आना है। F11 के अंदर ये डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको यस कर लो। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस करोगे तो इस तरीके से ये आइटम के सामने ही आपसे परसेंटेज में डिस्काउंट पूछ लेगा। ये लीजिए 36 रुपए किलो है रेट इसका, मगर मैं इसको 1% डिस्काउंट देना चाहता हूं पहली आइटम में, दूसरी आइटम में कोई डिस्काउंट नहीं है। अब देखिए, अब टैक्स कैलकुलेट कहां पे हुआ, 35,640 पे हुआ, प्लस जो उस पे भाड़ा लगा है, भाड़े के तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। अब 36,000 पे टैक्स नहीं लगा, अब 1% का डिस्काउंट सिर्फ पहली आइटम पे घटा है, दूसरी आइटम पे नहीं घटा। 10,000 किया, वो 10,000 में ही जा रही है, राइट? इसको हम बोलते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। ओके, समझ में आ गया जी? यस सर। वेरी गुड। अभी फिर वापस प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूं, कोई टॉपिक रह ना जाए। सर्विस इनवॉइस, अगर आपने किसी को सर्विस इनवॉइस इशू करना है तो कैसे करते हैं आप टैली में? आपको किसी से लेबर चार्जेस लेने हैं, ये कस्टमर रेगुलर हरियाणा हमारे से कोई सर्विसेज ले गया तो सर्विस के लिए स्टॉक आइटम तो नहीं बनेगी, उसके लिए आपको जाना है चेंज मोड में, अकाउंटिंग इनवॉइस कर दो इसको। अब देखो आइटम का नाम ही नहीं पूछ रहा वो, अब हमारे से डायरेक्टली लेजर का नाम पूछ रहा है। आपने यहाँ पे अपना बोला कंसल्टेशन चार्जेस, ये आपकी डायरेक्ट इनकम है, इसके ऊपर आपने 18% टैक्स लगा के दे दिया इसको, ये लीजिए 18%। 1,000 रुपए की सर्विस ले गया वो, CGST SGST लगाया
और इसको बिल दे दिया। ओके, ये हमारा सर्विस इनवॉइस बनेगा इस तरीके से। सर्विसेज दे रहे हैं हम, सर्विस में डायरेक्टली लेजर बनता है। स्टॉक आइटम बनाइएगा मत, स्टॉक आइटम बनाओगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कल को वो स्टॉक आइटम खड़ी हो जाएगी सर्विस के नाम से। फिर आपको अपना P&L कैलकुलेट करते समय उसको फिर छुपाने के 100 रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, ये सर्विस में, हाँ जी, सर्विस में सेम सर्विस हम रिसीव भी कर रहे हैं और पे भी कर रहे हैं, तो सेम एक ही लेजर बनेगा, अलग अलग बनेंगे फिर ये? नहीं, दोनों अलग अलग बनेंगे, क्योंकि सर्विस रिसीव्ड जो है वो अपना एक्सपेंस है हमारा, और सर्विस गिवन जो है वो इनकम है हमारी। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद है मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स सप्लाई होती है, मैंने बंडल बना दिया दिवाली के मौके पे, ठीक है। अब हमारे पास स्टॉक आइटम में क्या क्या है ये देखिए, इसमें से 5 के आइटम भी है, 12 की भी है, और नील रेट वाली भी है, सब कुछ है। हमने एक बंडल बना दिया इसका। अब इस बंडल का आप देखो, परचेजेस तो सबके अलग अलग आई हैं। ये हम हनी अलग खरीद के लाए, टूथपेस्ट अलग खरीद के लाए, कोलगेट अलग है, रेड किल अलग है, शूज अलग है, शुगर अलग है, व्हीट अलग है। हमने एक बंडल बनाया और बंडल बेच दिया। अब उस बंडल को कैसे हैंडल करते हैं? उस केस में आपको टैली का स्टॉक जर्नल वाउचर यूज करना है। ये स्टॉक जर्नल क्या करता है? स्टॉक जर्नल एक कंजप्शन करके और नई आइटम बनाने में हेल्प करता है। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की? हमने कहा दिवाली बंडल 1, दिवाली बंडल 1 ये पीसीज में जाएगा। एक बंडल दिया हमने, और इसकी परसेंटेज उस बंडल में लगने वाली हाईएस्ट स्लैब को ले लीजिए। आपने कहा उस स्लैब के अंदर 12% की आइटम हाईएस्ट होगी, तो आपने ये एक बंडल बना लिया। अब आपने कहा, ओ सॉरी, ये तो कंजप्शन साइड था, सर यहाँ पे वो आएगा कंजप्शन। हमने कहा मैगी ले ली हमने, मैगी मेन गोदाम पे इस वाले बंडल में से हमने ली, 10 पीस ले ली, ठीक है। ये मैगी लग गई इसमें। मैगी के साथ हमने इसमें डाल दिया कोलगेट वेद शक्ति भी डाल देते हैं। कोलगेट वेद शक्ति हमने विकास नगर वाले गोदाम से 10 पीस ये डाल दिए, ठीक है। 5% की आइटमें आ गई मेरे पास। अब मैंने इसके अंदर नीम का साबुन भी डाल दिया। नीम का साबुन भी मैंने अपने गोदाम में से देखा कहाँ पड़ा है और इसको बता दिया ये भी 10 पीस डाल दो। ओके, इस टाइप से हम पैकेट बना रहे हैं। शुगर भी डाल देते हैं थोड़ी सी, बंडल ही बनाना है। 10 किलो चीनी भी डाल दिया, 38 रुपए। एक 12% की आइटम डाल देते हैं। 12% की भी 10 आइटमें हमने डाल दी, और हमने बना क्या लिया? बंडल। कितने बंडल बन गए? मेन लोकेशन पे हमारे पास 10 बंडल बन के आ गए, ठीक है। टोटल माल कितने गए? 1385 रुपए 90 पैसे। ये पूरे बंडल की कीमत उतनी रही। ये लीजिए, आपको बंडलिंग इस तरीके से करनी है। और जब आप बेचोगे, अब तो बेचोगे तो आप बंडल बेचोगे। बंसल एग्रीकल्चर वाले आए, ये हमारे को बोलते हैं कि हाँ जी दिवाली बंडल दे दो, तो यहाँ पे चेंज मोड करो, आइटम वाइज इनवॉइस काटना है तो आइटम इनवॉइस करना पड़ेगा। इन्होंने कहा दिवाली बंडल दे दो मेरे को 5 पीस, हमने इनसे 1500 रुपए का बंडल बेच दिया इनको, और ये उसके ऊपर टैक्स लगाया और दे दिया। ये टैक्स कितना लग रहा है? ये 12% लग रहा है। इसको बोला जाता है मिक्स्ड सप्लाई। अपने अलग अलग टैक्स रेट के आइटमों को मिक्स करके एक बंडल बनाया और उसको एज ए बंडल बेच दिया। तो उस बंडल के ऊपर जो टैक्स परसेंटेज आपको देनी है, उस बंडल में डाली गई सारी आइटम्स में से जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब की आइटम है वो परसेंटेज रखनी है आपको। ओके, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपको काम करना है। इसके बाद है कि अगर आप किसी पार्टी को एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए मुझे एक्सपोर्ट की पार्टी बनानी पड़ेगी। हरियाणा इंटरनेशनल, ये कंपनी का नाम है।
ये मेरा डेटर है और ये डेटर जो है ये किसी दूसरे देश में है, मान लीजिए हांगकांग में है। ये हांगकांग की वो डिस्ट्रिक्ट्स भी बता रखी हैं, कौन सी सिटी, ये नॉर्थ में लगा देते हैं। ये लीजिए, जीएसटी नंबर नहीं मांगेगा ये, क्योंकि पार्टी इंटरनेशनल है, लोकल के ऊपर जिम्मेदारी होती है। ये लीजिए, आपने इसको कोलगेट बेच सकती बेच दी है, 500 पीस मंगा लिए इन्होंने आपसे, इनको आपने 70 रुपए में भी लगा दिया, बाहर की पार्टी है। अब ये जो पार्टी है इससे आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप दूसरे देश में माल देते हो तो उसका आप टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगाना है, उसको सिर्फ बिना टैक्स लगाए आप ये माल बेच दीजिए। मगर देखो यहाँ पे इसने आपको वार्निंग दी है। अब पार्टी के साथ हमारी डील हुई है माल की, पार्टी हमारे को 35,000 रुपए देगी। अब इसके ऊपर अगर मैं IGST लगा देता हूँ, 4200 रुपये कैलकुलेट हो गया, ये एरर आनी भी बंद हो गई, बट पार्टी नहीं देने वाली है मेरे को। अब ये बिल कैसे दूंगा मैं उस पार्टी को 39,200 का? मेरी लायबिलिटी तो है इसके ऊपर 4200 रुपये टैक्स देने की गवर्नमेंट को, बट ये वापस मिल जाता है हमारे को। आपने सुना होगा कि एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस करते हैं लोग, उनको रिफंड किया जाता है, उनको GST रिफंड किया जाता है, एक RFD करके उनको एक फॉर्म फिल करके वापस मांगना होता है, ठीक है। तो उस केस में आप इस पार्टी को जब बिल दोगे, उस बिल के प्रिंट के अंदर आपको यहां जाके टैक्स अमाउंट, शो टैक्स अमाउंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, क्या एक्सपोर्ट के लिए टैक्स दिखाऊं क्या? नहीं दिखाना। ये देखो, ये बिल जो हमने सेव किया हुआ है 35,000 रुपए, उसके अंदर उसने टैक्स की वैल्यू जोड़ी नहीं है, 35,000 रुपए उससे चार्ज कर रहा है, जबकि बिल यहाँ पे कितने का बना हुआ है 39,200 का। तो पार्टी के पास बिल जब जाना चाहिए उसके ऊपर टैक्स की वैल्यू नहीं होनी चाहिए जुड़ी हुई, क्योंकि वो नेट हमारे को 35,000 रुपए पे करेगा, तो बिल की वैल्यू भी 35,000 ओनली बन रही है यहाँ पे। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंदर आपको टैक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं करानी है, वो इस तरीके से हैंडल किया जाएगा। और आप चाहें तो ये जो नीचे टैक्स एनालिसिस आ रही है आप इसको भी हाइड कर सकते हो, ताकि पार्टी इसको लेके भी ऑब्जेक्शन ना करेगी ये आपने क्या कर रखा है, क्योंकि इंटरनेशनल पार्टी को हमारे लोकल टैक्सेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली ऑप्शन भी बंद की जा सकती है प्रिंटिंग में जाके, तो कॉन्फ़िगर में जाके आप ये शो GST एनालिसिस नो कर देंगे तो वो भी देखना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, ऐसा बिल जाएगा उसको। और ऊपर देखो बिल के ऊपर हेडिंग में टेली ने क्या किया, सप्लाई मेड फॉर एक्सपोर्ट, ये वाला बिल एक्सपोर्ट के लिए है, या SCZ यूनिट को आप माल बेच रहे हो तो भी इस टाइप की बिलिंग होगी। अब SCZ वाला क्या कैसे था, SCZ केस होगा तो पार्टी आपकी हरियाणा में ही होगी। मान लो हमारा SCZ गुड़गांव में है, मैं वो पार्टी क्रिएट कर देता हूं, श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, ये हमारा डेटर है और हरियाणा में ही है और रेगुलर भी है, ये सब कुछ ठीक था। बट इसको कैसे बताएं टैली को कि ये SCZ के अंदर है, उसके लिए आपको यहाँ नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ जाके आपको पार्टी टाइप बताना है कि ये पार्टी जो है वो SCZ में है, ठीक है। ये SCZ सप्लाई करके ये आपने इसको सेव कर दिया। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग बेटे, मैं अभी सेट कर रहा हूँ, क्लास चल रही है अभी, तो 10 मिनट के बाद हो जाऊंगा, आ जाऊंगा। ये SCZ हमने बता दिया इसको। अब देखिए कोई भी माल जो है, ये लीजिए, आपने कहा इन्होंने 100 पीस मंगाए हैं, 70 रुपए के भाव ने आपने इनको देना कर लिया, IGST कैलकुलेट कर रहा है, बट इसको जब आपने बिल देना है, हाँ जी,
आप में से किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाई? क्या ऑब्जेक्शन उठानी चाहिए थी यहाँ पे अमन? कि भाई सीजीएसटी है स्पीकर। यस, पार्टी हरियाणा की है तो आईजीएसटी कैलकुलेट क्यों हो रहा है? पार्टी जब हरियाणा की है तो आईजीएसटी क्यों कैलकुलेट हो रहा है? क्योंकि वो पार्टी एससीजेड की पार्टी है। एससीजेड को ये माना जाता है कि वो आउट ऑफ इंडिया है। जैसे आप आउट ऑफ इंडिया वालों से डील करोगे, एग्जैक्टली सेम आपको एससीजेड वालों के साथ डील करना है। तो इस बिल के अंदर भी आपका टैक्स कैलकुलेट तो हो गया, बट जब आप इस बिल का प्रिंट आउट लोगे, ये देखिए, ये देखिए, ये भी बिल्कुल जैसे एक्सपोर्ट इनवॉइस करते हैं उसी तरीके से हैंडलिंग होने वाली है इसकी भी। और टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि हो सकता है एक्सपोर्ट है या एससीजेड सप्लाई है आपकी। पार्टी हरियाणा टू हरियाणा है, समझ रहे हो आप? ठीक है, ये सप्लाई टू एससीजेड यूनिट हुई है तो इसलिए इसके ऊपर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा, भले ही पार्टी हमारी हरियाणा में ही है। समझ में आया? ऐसे ही एक पार्टी आप डीम्ड एक्सपोर्ट बना सकते हो। डीम्ड एक्सपोर्ट की पार्टी क्या होती है? डीम्ड एक्सपोर्ट की पार्टी है कि आप वो आगे एक्सपोर्टर को माल देगा, वो भी अल्टीमेटली इंडिया से बाहर जाने वाला माल है, तो उसके अंदर भी सेम ट्रीटमेंट है। वो भी आप पार्टी टाइप के अंदर जाके डीम्ड एक्सपोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अगर दोनों की ट्रीटमेंट एक जैसी है तो दोनों को अलग अलग क्यों हाईलाइट करना जरूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट जब आपसे रिटर्न्स में डिटेल्स मांगती है तो वो उस हिसाब से बाइफर्केशन मांगा जाता है आपसे कि एससीजेड सप्लाई कितनी की आपने, डीम्ड एक्सपोर्ट कितनी की, यूआईएन होल्डर्स को कितने माल सप्लाई किया। यूआईएन होल्डर होते हैं जैसे कि आपका एम्बेसी होती है ना, किसी भी कंट्री का जब दूतावास आपके देश में खुलता है, वो एम्बेसी जो है उनको भी जीएसटी नंबर लेने के लिए बोला जाता है। वो एम्बेसीज यूआईएन नंबर लेती हैं, उनको जीएसटी नंबर नहीं मिलता, उनको यूआईएन नंबर मिलता है। ओके, तो वो आप पार्टी टाइप में जाके सिलेक्ट कर लोगे तो उसकी ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगी। तो ये हमने इनवॉइसिंग के आज बहुत सारे तरीके सीखे हैं, कुछ अभी भी बच गए, तो ये हम कल कंप्लीट करेंगे। अभी इसके अंदर हमारे को प्राइस लिस्ट यूज नहीं की हमने, क्लासेस यूज नहीं किए हैं, और इसके साथ साथ एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी वाला ऑप्शन यूज नहीं किया। ये सारे जो बकाया ऑप्शंस हैं ये हम कल प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज जितना आपको सिखाया गया है इस पे जरूर काम कीजिएगा। आप इतने सालों से इनवॉइसिंग कर रहे हो, बट आई एम श्योर पिछले आधे घंटे में आपका माइंडसेट चेंज हुआ है। आपको डेफिनेटली उसमें से कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। यस और नो? यस सर। एक बंदे ने सीखा आज सिर्फ? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। ये जैसे एक कवि को वाह वाह चाहिए होती है ना, एक टीचर को यस सर चाहिए होती है, तभी उसका जो फ्लो है वो अच्छा बनता है पढ़ाने का। ठीक है जी, यस सर। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। बाय।